जय हिंद दोस्तों। मैं अनुज भागर, आप चेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, सब एकदम मस्त होंगे, राजी खुशी होंगे। सबकी प्रैक्टिस तैयारी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, पिछली क्लास में हमने कवर किया था बहुमत के प्रकार, यानी हमारे भारत के संविधान में कितने प्रकार के बहुमत का जिक्र किया गया है। आगे जब हम संविधान पढ़ेंगे तो बहुमत का या अलग अलग प्रकार के जो विधेयक हैं उनको पारित करने के लिए किस किस विधेयक का प्रयोग किया जाता है, तो बार बार जिक्र मिलता है। इस वजह से हमने बहुमत के प्रकार टॉपिक पहले ही कवर कर लिया, ताकि जब भी जिक्र आए या जैसे हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे या वित्त विधेयक, धन विधेयक और भी संविधान संशोधन विधेयक, इनसे संबंधित जितने भी विधेयक हम पढ़ेंगे तो हमको पहले ही पता होगा कि भाई हाँ भाई उसकी क्या शर्त है, इस संबंधित विधेयक में कौन सा किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो इस वजह से हमने वो टॉपिक अपना पहले ही कवर कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कोई मूवी रिलीज होती है उससे पहले उसका ट्रेलर होता है। तो आप पहले ट्रेलर देखते हो या मूवी देखते हो? तो आप पहले ट्रेलर देखते हो। ऐसे ही हमारे जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का निचोड़ है, उसका ट्रेलर है। हमारे पूरे संविधान में किन किन बातों को शामिल किया गया है, किन किन आदर्शों को शामिल किया है, क्या हमारे शासन का स्वरूप रहने वाला है, इन सब चीजों का जो जिक्र है, इन सब चीजों का जो ओवरव्यू है वो प्रस्तावना में दिया गया है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का मर्म है, वो हमारे संविधान का निचोड़ है और हमारे संविधान का एक ट्रेलर है। तो पहले ट्रेलर देखा जाता है, उसके बाद पिक्चर देखी जाती है। तो हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं क्या हमारे प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। ये है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब आप बोलोगे कि आप इतनी देर से प्रस्तावना प्रस्तावना वर्ड बोल रहे हो, लेकिन इसमें तो प्रस्तावना का जिक्र ही नहीं किया। तो भाई यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। बोलते इसको प्रस्तावना ही है, लेकिन प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया, उसकी जगह उद्देश्य का शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रस्तावना की जगह उद्देश्य का शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है, उसका एक ऐतिहासिक कारण है, अभी हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम जितने भी इसके टॉपिक हैं सारी चीजों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 और जो विक्रमी संवत की जो डेट है वो भी दी गई है। इसमें कई बार इस तरह की डेट भी आ जाती है, तो हमें हिंदी में भी, क्योंकि जो एक्चुअल संविधान की प्रस्तावना है मूल रूप से संविधान इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, तो सेम इस तरह से भी उसमें जिक्र है। तो कई बार हिंदी की डेट भी दे दी जाती है, तो अगर हम पहले से पढ़ ली होगी हमने तो कोई कंफ्यूजन नहीं होने का फिर। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल, यानी मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष, यानी जो हमारे महीने होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्या है, चंद्रमा बढ़ता चला जाता है, वो मतलब चांदनी रात होती है। और जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्रमा घटता चला जाता है और जो रात है वो काली रातें होती है। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात, यानी चांद अपने आकार में बढ़ता चला जाता है। तो शुक्ल पक्ष था, मार्गशीर्ष महीने का सप्तमी की डेट थी, संवत 2006 विक्रमी, यानी विक्रमी संवत कितनी थी, 2006। यानी जो वर्तमान में जो हमारी ईस्वी होती है उसमें हम 57 ऐड कर देते हैं तो विक्रमी संवत निकल जाती है। को एतत द्वारा, यानी हम सब एकत्रित होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी हम इस संविधान को लागू करते हैं, आत्मार्पित करते हैं और अंगीकृत करते हैं। तो ये हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो है। अब इसमें
सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं आपके यूपीएसआई में, आप पीवाईक्यू उठाकर देखोगे। मैं आपसे बार बार ये प्रेफर करता हूँ कि आप पीवाईक्यू जरूर देखें कंटिन्यू, ताकि आपको ये पता रहेगा वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो हवा में तो नहीं पढ़ा रहा। वो टीचर ने उल्टा सीधा पढ़ा के जो हमारे सिलेबस का नहीं है दूर दूर तक वो पढ़ा के चला गया, अब पीवाईक्यू में क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे। तो भाई सबसे अच्छा तरीका है उसके क्रॉस चेक करने का किसी भी टीचर की, कि भाई टीचर सही पढ़ा रहा है। इसको हम कैसे चेक करेंगे? आप पीवाईक्यू उठा के देखो, अगर उस टीचर के पढ़ाए हुए पीवाईक्यू में आ रहे हैं तो ठीक है, पर ठीक पढ़ा रहा है टीचर। तो भाई आप पीवाईक्यू वगैरह देखो, ताकि आपको पता रहे भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि यूपीएसआई में देखो, यूपीएसआई इतना भी हलवा नहीं होता कि हम इतने आसानी से निकाल देते हैं। क्योंकि एक तो वैकेंसी कम है, लगातार कंपटीशन में बढ़ ही रहा है। तो जिस तरह से 2017 का एग्जाम था यूपीएसआई का, काफी अच्छा लेवल का एग्जाम था, तो उसी लेवल का एग्जाम रहने वाला है। तो आप बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करें, पीवाईक्यू देखें। तो किस तरह के प्रश्न बनते हैं उसमें? उसमें बनते हैं कि भाई हमारे जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। कई बार उनका क्रम भी पूछ लेता है। दूसरा, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है उनका क्रम पूछ लेता है। कितने प्रकार की समता है, कितने प्रकार की बंधुता है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था, कब आत्मार्पित किया गया। इससे दो तरह के सवाल बनते हैं। और कई बार क्यों पूछता है? डाउट मतलब कंफ्यूज करने के लिए। तो अगर सवाल ये आए कि भी कब आत्मार्पित किया, तो तब हमने आत्मार्पित कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अब जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो उसके अपनाना भी उसी डेट में होता है उसे। तो उसके कुछ प्रावधान हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाए, जैसे नागरिकता, चुनाव आदि संबंधित, संसद से संबंधित कुछ प्रावधानों को तभी हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है उसी दिन उसको अपनाना होता है। तो फिर जब बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया, फिर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों हुआ? इसका रीजन ये है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था, इस बात पे सहमत हुए थे सब लोग कि भाई हम 26 जनवरी 1930 से प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस या स्वराज दिवस मनाया करेंगे। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया भी गया। इस तिथि को यादगार बनाने के लिए ही हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब अब मैं सवाल आपसे पूछूं कि भी जो प्रस्तावना है वो संविधान के शुरू में बनती है या बाद में बनती है? अब जैसे कोई भी लेखक है जो अच्छा राइटर है, तो वो भूमिका कब लिखेगा उसकी, कि भाई इस पुस्तक में क्या क्या है। जब पुस्तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही तो उसकी भूमिका लिखी जाएगी। तो ऐसे ही जब संविधान बनता है तो प्रस्तावना उसके बाद ही बनती है, लेकिन जोड़ी वो शुरू में जाती है। तो अभी हम इसके सारे पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले हम प्रस्तावना के बैकग्राउंड में चीजें समझ लेते हैं कि प्रस्तावना जो हमने अपनाई है फाइनली, उसमें किन किन देशों से कुछ विचार लिए गए हैं और किन किन लोगों के क्या क्या योगदान रहा है उसमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना प्रस्तावना की डेफिनेशन लिख लेते हैं 2 लाइन की, कि भाई क्या होता है इसमें। प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है। संविधान की भूमिका होती है जिसमें संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य, आदर्श, उद्देश्य, आदर्शों, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप एवं संविधान के लागू करने की तिथि का वर्णन किया जाता है। एवं संविधान के
लागू करने की तिथि का लागू करने की तिथि का वर्णन किया जाता है। तिथि का वर्णन किया जाता है। अब संविधान के बनने मतलब संविधान के निर्माण की तिथि का वर्णन कब होगा? जब संविधान लास्ट में मतलब प्रस्तावना लास्ट में लिखी जाएगी तभी तो उस तिथि का जिक्र होगा। अगर हम प्रस्तावना पहले ही लिख लेंगे तो उसमें तारीख कहाँ लिखेंगे भी संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। दूसरी एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो प्रस्तावना होती है वो लिखित संविधान में ही होती है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो परंपराओं पर आधारित है, तो वहां की प्रस्तावना में मतलब वहां के संविधान में प्रस्तावना नहीं है। लेकिन जो लिखित संविधान होते हैं उनका अनिवार्य तत्व होता है कि उनमें प्रस्तावना होगी, क्योंकि उसमें ही संविधान के निर्माण की डेट, उसके आदर्श, उसके पूरा ओवरव्यू सब प्रस्तावना में दिया गया होता है। तो हमने प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है? वो यूएसए से लिया है। यूएसए से क्यों लिया है? क्योंकि सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए का ही था। प्रस्तावना संविधान की भूमिका है या प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्य यानी हम जो संविधान बना रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम किन किन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी आप जो तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की, तो आपका क्या उद्देश्य है? दरोगा बनना। ऐसे ही संविधान बन रहा था, उसका क्या उद्देश्य था कि भी भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और मौलिक अधिकार वगैरह ये सारी चीजें प्राप्त हो। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य थे। आदर्श कोई भी मूल्य या कोई भी सिद्धांत जो समाज के लिए अच्छा होता है या समाज उसका अनुसरण करता है। जैसे गांधी जी के आदर्श क्या थे? सत्यवादी, अहिंसा। यानी कोई भी मूल्य या सिद्धांत जो अपने बिल्कुल शुद्धतम रूप में होता है। आदर्श शासन का स्वरूप, यानी शासन का हमारे स्वरूप कैसे रहने वाला है। लोकतंत्र होगा, उसके साथ गणराज्य होगा या खाली लोकतंत्र होगा। समाजवादी शासन का स्वरूप होगा हमारा, क्या होगा? पंथ निरपेक्ष होगा। ये सारी चीजें, शासन का स्वरूप कैसा होगा, इसका वर्णन होता है। दूसरा, संविधान के लागू करने की तिथि, यानी संविधान संविधान हमारा लागू तो 26 जनवरी 1930 को है। हमारा तो ऐतिहासिक कारण था, इस वजह से हमने डेट बाद में ली थी, लेकिन बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लागू करके इसे कैंसिल कर लेते हैं, ज्यादा सटीक रहेगा। कि निर्माण, क्योंकि हमारा तो संविधान लागू पूरी तरह से यही हुआ था। लेकिन अगर हम जैसे कॉमनली देखें तो प्रस्तावना के संबंध में वो ठीक लिखा हुआ था, लेकिन हम अपने प्रस्तावना के बारे में कर रहे हैं बात। तो हमने को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, पूरी तरह से 26 जनवरी को। अब प्रस्तावना के हम बैकग्राउंड में देख लेते हैं चीजों को। अभी हम सारी चीजों को समझाएंगे अच्छे से जो जो उसमें जिक्र किया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से से लिया गया। तो विचार तो यूएसए से लिया गया था, लेकिन देन किसकी है? देन है प्रस्तावना पंडित नेहरू जी की। भारत के संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू जी की देन है। यानी विचार, यानी हम किस देश से प्रभावित हुए। कभी हमारे देश के संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए, तो वो कहां से प्रभावित हुई? यूएसए से। लेकिन इस बात को उठाया किसने? तो वो ये मतलब देनकर्ता कौन थे, यानी इस प्रस्ताव को किसने उठाया था? वो उठाया था पंडित नेहरू जी ने। किसके माध्यम से? उद्देश्य प्रस्ताव, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो प्रस्तावना की विषय वस्तु या भाषा है, यानी जो प्रस्तावना की थीम है, वो किस देश के संविधान से ली गई थी? प्रस्तावना की
प्रस्तावना की भाषा एवं विषय वस्तु। विषय वस्तु ये लिए गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। यानी अगर आपसे पूछे भी प्रस्तावना का विचार, वो यूएसए से लिया गया। प्रस्तावना किसकी देन है? पंडित नेहरू जी की देन है। लेकिन प्रस्तावना की क्या क्या भाषा, यानी उसमें क्या क्या शामिल किया जाए, उसकी क्या थीम होनी चाहिए, वो चीज ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है। नेक्स्ट। 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। पेश किया गया। यानी जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें पंडित नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था भाई, हम जो संविधान बना रहे हैं, हमारे संविधान बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सारी चीजें उपलब्ध कराना। तो ये प्रस्ताव पेश कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। संविधान सभा द्वारा स्वीकार, सभा द्वारा स्वीकार किया गया। किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव, यानी जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया है, यही उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर, आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। प्रस्तावना बना। हालांकि उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। अब आया समझ में? हमने प्रस्तावना की जगह उद्देश्य का शब्द क्यों लिया है? वो इस वजह से लिया था क्योंकि पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। उसी ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए हमने प्रस्तावना वर्ड की जगह उद्देश्य का वर्ड यूज किया है। बाकी है वो प्रस्तावना ही। अब हम देखते हैं कि भाई जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या क्या है, इस पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। संविधान की, संविधान की मुख्य बातें। यानी संविधान में क्या क्या मुख्य बातें हैं? तो सबसे मुख्य बात है, शासन का स्रोत क्या है? शासन का स्रोत। तो शासन का स्रोत कौन है? जनता। शासन का स्वरूप कैसा है? शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप और उद्देश्य। उद्देश्य। शासन का स्रोत जनता,
ये कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि भी भारत के संविधान का स्रोत कौन है, तो भारत के संविधान का स्रोत भी जनता है। शासन का स्रोत यानी आज मोदी जी सरकार में है, आज मोदी जी शासन में है, तो वो ऐसे तो है नहीं कि हवा में प्रधानमंत्री बन गए। भाई उनकी जो शासन में है वो शक्ति प्राप्त कहाँ से हुई है? भाई जब वो सदन के सदस्य बने हैं, जब वो संसद के सदस्य बने हैं, उसके बाद तो वो पीएम बने हैं। तो ये शक्ति उनसे उनको किसके माध्यम से मिली है? वो जनता के द्वारा ही तो मिली है। जनता ने वोट डाल के उनको चुना है, वो संसद के सदस्य हो बने हैं और उसके बाद उनको पीएम नियुक्त किया गया है। तो शासन का स्रोत क्या है? भाई कोई भी व्यक्ति पावर में कब आएगा किसी भी राजनीतिक मतलब पार्टी के थ्रू, जब भारत की जनता उसको चुनेगी, यानी भारत की जनता जब शक्ति देगी उसको, तभी तो वो पावर में आएगा। और ऐसे ही संविधान, जब संविधान बन रहा था, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, भले ही वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन और सीमित मताधिकार के माध्यम से चुनकर आए थे संविधान सभा में, लेकिन थे तो वो भारत के लोगों के प्रतिनिधि ही, और ज्यादातर वही सदस्य थे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो सवाल आता है कि शासन का स्रोत या भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो भारत के संविधान ये शासन का स्रोत है जनता, यानी शासन की स्रोत जनता से ही प्राप्त होता है। दूसरा है शासन का स्वरूप कैसा? प्रस्तावना ये बताती कि हमारे शासन का स्वरूप कैसा होगा। स्वरूप यानी हमने देखा था कैसा स्वरूप होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये हमारे शासन का स्वरूप होगा। तो हम अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, आगे जितने भी और हैं, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, तो ये संविधान का निचोड़ ही तो हो गया, संविधान का मरम ही तो हो गया भाई, ओवरव्यू है प्रस्तावना। तो शासन का स्वरूप, तो शासन का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य। भाई हमारे शासन का स्वरूप यही तो है, अभी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन न लो आप। और शासन का उद्देश्य है, भाई शासन का उद्देश्य क्या है? जितने भी, यानी शासन का स्रोत जनता हो गई, यानी लोग आ गए शासन में। फिर शासन का हमारे स्वरूप क्या है? ये स्वरूप है। अब उसका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य यही तो है, हम जब हम पावर दे रहे हैं तो हमारे हित की बात होनी चाहिए ना। तो भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, अवसर की समता, प्रतिष्ठा की समता, ये सारी चीजें दिलाना ही तो उद्देश्य है शासन का। तो शासन का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, और एकता, अखंडता, अखंडता, यही तो हमारे शासन का स्वरूप है। अब ये पूरे संविधान का निचोड़ हो गया, ये प्रस्तावना में जिक्र है, तो हो गया ना सीधी सी बात, संविधान का ट्रेलर हुआ ना प्रस्तावना। अब हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमने बता ही दिया। कुछ लोग संविधान की आलोचना करते हैं कि भी जो भारत की संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुता का विचार है, डायरेक्टली तो लोक प्रभुता नहीं है, यानी जनता ही प्रभु है, जनता ही शक्ति का स्रोत है। तो प्रत्यक्ष रूप में तो ये बात अपनाई नहीं गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में प्रस्तावना में ये बात निहित है। निहित क्यों है? दो पॉइंट है इसके। एक तो जब हमने लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया, लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन जनता के लिए। तो जब हमने लोकतंत्र स्वीकार कर लिया तो ऑटोमेटिक जनता की पावर हो गई।
यानी शासन का स्रोत जनता हो गई। दूसरी चीज, कुछ लोग आलोचना करते हैं कि भाई जो संविधान सभा थी वो भारतीय लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, उसमें बहुत कम लोगों ने वोट डाले थे, वो ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई संविधान सभा थी। तो अगर सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाता, तब भी इतने ही सदस्य चुनकर आते जितने उस समय संविधान में मौजूद थे। यानी और भी लोगों को वोट डालने का अधिकार होता, तो वो लोग भी उनको ही वोट डालते, क्योंकि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसी न किसी रूप में नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी बात ये, जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसके बाद जब 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, कुछ अपवादों को छोड़कर सारे चुनाव में विजयी हुए थे। तो ये इस बात को सिद्ध कर देता है कि भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में या हमारे संविधान में लोक प्रभुता का विचार लिया गया है। ठीक है, अब हम इनके एक एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। पहला पॉइंट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखो हम मौखिक रूप से जहां जरूरत पड़ेगी लिख के बता देंगे आपको, क्योंकि भाई जितनी आपकी एग्जाम की डिमांड है आपको इतना ही पढ़ाया जा सकता है। ऐसे तो अगर हम प्रस्तावना पर लेक्चर लें तो कम से कम 4-5 लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन बात यह है ना कि आपके सिलेबस की कितनी रिक्वायरमेंट है। भाई आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, आपको लिखित एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो आपकी एग्जाम की जरूरत के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कि कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी बाहरी देश का कोई अधिकार या आधिपत्य ना हो। यानी आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामले और बाह्य मामले, कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तो उसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक मामले क्या, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी नीति हैं वो हमारे देश की सरकार तय करेगी, ना कि कोई भी विदेशी। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की आंतरिक नीतियों का निर्धारण नहीं करेंगे, बल्कि हमारे देश की सरकार स्वयं करेगी। और बाह्य रूप में हमारी क्या विदेश नीति होगी, ये भी हमारे देश की सरकार तय करेगी, ना कि कोई विदेशी प्रधानमंत्री भारत की सरकार पर दबाव बनाए कि आप इस देश से ये संबंध रखो। हमें डीजल, पेट्रोल या और भी कोई आयात निर्यात किस देश के साथ कैसे करना है वो हमारे देश की सरकार तय करेगी, ना कि किसी दूसरे देश का कोई आके हमारी सरकार को गाइड करे। यहां तक कि अगर हमारी सरकार कुछ गलती भी करती है तब भी किसी दूसरे देश का राइट नहीं है कि वो हमारे देश की सरकार को टोके। हाँ, अगर सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को यह राइट है कि वो उसको टोके, वो उससे जवाब मांगे, ना कि किसी दूसरे देश का कोई प्रधानमंत्री या कोई दूसरे देश का कोई भी नेता हमारे देश की सरकार को नहीं टोक सकता। यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आंतरिक, अपने राजनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति क्या होंगी ये हमारे देश की सरकार तय करेगी। और बाह्य नीति मतलब जो भी बाहरी, बाहरी तौर पे भी किसी भी देश का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, यानी हमारी विदेश नीति हम तय करेंगे। ये हो गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा, शासन का स्वरूप क्या है, समाजवादी। समाजवादी, समाजवाद की तो वैसे अलग डेफिनेशन है, एक वैश्विक स्तर पर देखें हम तो, लेकिन हम केवल भारतीय समाजवाद की बात कर रहे हैं। ऐसे तो समाजवाद की अवधारणा क्या है, समाजवाद कहता है कि संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, यानी वो निजीकरण को परमिशन नहीं देता, पूंजीवाद को बिल्कुल परमिशन नहीं देता।
वो कहता है जो भी संपत्ति है उस पर समाज का कब्जा होना चाहिए। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा है? हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं है ना? है ना, हमारे यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर। यानी हमारे यहाँ एक अलग प्रकार का समाजवाद है। हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण के साथ चलती है। यानी हमारे यहाँ समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का अस्तित्व है, दोनों एक साथ चलती हैं। बस क्या ध्यान रखना है, सरकार जब भी कोई नीति बनाएगी तो वो समाज हित में हो, कमजोर और जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए नीति बनाए सरकार। तो हमारे जो भारतीय समाजवाद की अवधारणा है वो ये है कि आय की, हम पॉइंट नोट कर लेते हैं हमारे भारतीय समाजवाद की, मतलब क्या क्या पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन से, उसमें डीसी नकारा केस, डीसी नकारा केस आया था, उसमें ये पॉइंट क्लियर हुए थे कि भाई आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना। कम। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। कम करना। वंचित वर्गों का कल्याण करना, वंचित वर्गों का कल्याण। और शोषण को समाप्त करना, यानी जो विभिन्न रूपों में शोषण होता है उसको, शोषण को समाप्त करना। आय की असमानता को कम करना, यानी कोई व्यक्ति तो दिन के करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो मनरेगा में 200 250 300 रुपए की मजदूरी कर रहा है। यानी जो हमारे यहाँ आय की इतनी विषमता है, गरीब और अमीर के बीच जो इतनी खाई है उसको कम करना। यानी हमारी सरकार ये भी नहीं करेगी कि भाई जो निजी संपत्ति है उसको पूरी तरह से समाज में बांट दे या उस पे समाज का अधिकार हो जाए, बल्कि हमारी सरकार क्या करेगी, हमारी सरकार ऐसी नीति बनाए कि भी जो लोग बिल्कुल निम्न स्तर की आय है उनकी, उनके पक्ष में कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाए ताकि उनकी आय का स्तर बढ़े। और जो आय की विषमता है, जो आय में इतना अंतर है, कोई व्यक्ति इतने करोड़ रुपए कमा रहा है दिन के, कोई व्यक्ति 200 250 रुपए की मजदूरी करने के लिए मजबूर है, तो सरकार ऐसी नीति बनाए जो उनके बीच जो आय की असमानता है वो कम हो, वो कम से कम हो। दूसरा पॉइंट है जीवन स्तर की असमानता कम हो। एक व्यक्ति है उसके बच्चे इतने वीआईपी स्कूल में पढ़ते हैं और वहीं दूसरा व्यक्ति है वो ऐसे स्कूल में पढ़ता है कि बस वहां शिक्षा के अलावा सब कुछ होता है, बस वहां पढ़ाई नहीं होती, बाकी खाने के लिए भी सब कुछ मिलेगा, दलिया खिचड़ी जो भी होता है। दूसरा, एक गरीब का बच्चा बेचारा बीमार हो जाए तो अस्पताल में लाइन में लगे खड़ा रहता है, सही से उसका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे अमीर व्यक्ति का बेटा है, वो 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाता है। तो यानी ये जो जीवन स्तर की जो विषमता है, जो असमानता है, उनको कम किया जाए ताकि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे सुविधाओं को लाभ मिल सके। वंचित वर्ग है, सरकार ऐसी नीतियां लाए ताकि वंचित वर्गों का कल्याण हो सके और किसी भी रूप में शोषण ना हो। ये है भारतीय समाजवाद की विशेषता। तो संपूर्ण पूर्वक संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तीसरे शासन का स्वरूप है हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को राजकीय धर्म ना घोषित करना। हमारे जो भारत में पंथ निरपेक्ष के पॉइंट हैं वो 3 पॉइंट हैं कि एक तो राज्य, राज्य मतलब देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा, हमारा जो राज्य है या हमारा देश है वो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर रहा। एक तो यह है कि भाई देश का कोई भी राजकीय धर्म ना हो। दूसरा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे लोगों को। तीसरा पॉइंट है कि राज्य सभी धर्मों के लोगों को बराबर समानता दे, बराबर स्वतंत्रता दे।
ये होगी पंथ निरपेक्ष। यानी सरकार का कोई भी धर्म नहीं है, सरकार सभी धर्मों के लोगों को समान नजरिए से देखेगा। वो किसी भी धर्म के लोगों को भेदभाव के नजरिए से नहीं देखेगा, और सभी धर्मों के लोगों को समान स्वतंत्रता और समानता दी जाए। एक ये हो गया शासन का स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र में हम दो चार पॉइंट आपको लिखवाएंगे। लोकतंत्र, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र। लोक में जनता, तंत्र में शासन या सरकार, यानी कि जनता की सरकार या जनता का शासन। तो इसकी क्या परिभाषा है? जनता का, जनता के द्वारा और जनता का शासन। ये लोकतंत्र की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, शासन। लोकतंत्र, लोक प्लस तंत्र। लोक में जनता, तंत्र में शासन या सरकार। यानी जनता का, ये जनता के लिए जनता का शासन। अब लोकतंत्र, लोकतंत्र के भी दो दो प्रकार का लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जब देश की जनता अपने देश का शासन स्वयं चलाए। वर्तमान के परिदृश्य में हम समझें, क्योंकि सारे देशों में जनसंख्या काफी है, तो वर्तमान में तो ये व्यवस्था संभव नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड में छोटे मोटे स्तर पर, वहां भी कुछ प्रांतों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ ही उदाहरण मिलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वो प्राचीन यूनान में मिलती थी। उस समय वो नगर नगर सिटी से संबंधित उनका कुछ प्रावधान था। तो उसमें शहर के दो वर्ग होते थे, एक तो नागरिक होता था, एक होता था दास वर्ग। तो वो दास वर्ग को नागरिक ही नहीं समझते थे, उनको तो पशु की तरह ट्रीट करते थे। तो कम संख्या में लोग थे, तो वो लोग साल के स्टार्टिंग में इकट्ठे हो जाते थे, और उस नगर के लिए अपने मतलब लोगों के लिए क्या क्या कानून की आवश्यकता है, कौन उनका निरीक्षण करेगा, तो वो लोग खुद तय करते थे। और फिर एक बैठक होती थी साल के अंतिम में, कि भी जिन व्यक्ति को जो जो कार्य दिए गए थे वो सही से उन्होंने फॉलो किए हैं नहीं किए हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था प्राचीन यूनान में मिलती थी। लेकिन वर्तमान में ये संभव नहीं है, क्योंकि इतने करोड़ जनसंख्या है, तो ऐसा मैदान कहाँ से लाया जाएगा कि भाई सब जनता देश की एक जगह इकट्ठी हो और किसी नियम को बनाए। तो ये वर्तमान में संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो प्राचीन यूनान की पद्धति है, लेकिन वर्तमान में तो बहुत ही कम छोटे मोटे स्तर पर स्विट्जरलैंड में इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं कुछ प्रांतों में। एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको बोलते हैं, एक इसका दूसरा नाम है प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब देश की जनता स्वयं शासन न चलाकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है, उसे बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आई परिभाषा समझ में? यानी जब देश की जनता स्वयं शासन न चलाकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से देश का शासन चलाती है, इस व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक
लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र क्या है? जैसे हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका होती है, तो हमारे यहाँ कार्यपालिका का चुनाव अलग से नहीं होता, बल्कि जो विधायिका के सदस्य हैं उनके माध्यम से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो एक पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा, जब देश का वास्तविक प्रमुख या शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री हो, यानी कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित हो, उसे भी मतलब ये भी विशेषता किसकी है? संसदीय लोकतंत्र की। दूसरा, अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है, इसमें देश की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा, जो विधायिका है वो और कार्यपालिका है वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती है। यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विधायिका में से ही कार्यपालिका बनाई जाती है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटेन और इंडिया। हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है और प्रधानमंत्री को ही वास्तविक पावर दी गई है। इसका उदाहरण क्या है? यूएसए। यूएसए में पावर किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। वहां प्रधानमंत्री जैसा कोई पद होता ही नहीं है। तो हमने ये लोकतंत्र की अवधारणा देखी। दूसरा, अब क्या पॉइंट बचा हमारा? गणराज्य। गणराज्य, जब राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बल्कि उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए चुना जाए। परिभाषा लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, गणराज्य की तो परिभाषा मैक्सिमम सबको पता ही है, बाकी हमने बोल भी दिया कि जब किसी देश का या किसी राज्य का राज्य प्रमुख वंशानुगत ना होकर, यानी राजा या रानी ना हो, बल्कि उस देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निश्चित समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एक निश्चित समय यानी 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और राजतंत्र में क्या होता है? वो वंशानुगत शासन होता है। राजा वहां के, जैसे पहले क्या था, जैसे मुगल शासन, मुगलों के टाइम पे, या मौर्य वंश में चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, फिर अशोक, यानी वो वंशानुगत होते थे। लेकिन हमारे यहाँ वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति महोदय वंशानुगत नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं भाई। एक तो होता है राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, और एक होता है शासन का प्रमुख, शासन का प्रमुख। राज्य का प्रमुख होता है जिसके नाम से शासन चलाया जाता हो, जिसके नाम से शासन चलाया जाता हो। शासन चलाया जाता हो। और शासन का प्रमुख जिसके द्वारा शासन चलाया जाता हो। यानी जैसे हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति महोदय के नाम से शासन चलाया जाता है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री महोदय के। तो राज्य के प्रमुख हमारे यहाँ कौन है? राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय। राज्य प्रमुख राष्ट्रपति महोदय। हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय के नाम से शासन चलाया जाता है, लेकिन शासन को वास्तविक रूप में कौन चलाते हैं? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और शासन के प्रमुख कौन हुए हमारे यहाँ? पीएम, जिसके द्वारा शासन चलाया जाता हो। तो ये हमने पॉइंट देखे जो हमने नोट करवाए थे।
शासन का स्वरूप। तो यानी प्रस्तावना में हमारे शासन का स्वरूप कैसा हो इसका जिक्र मिलता है। तो हमने ये भी कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, सारे पॉइंट बता दिए, इनकी क्या क्या डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य, उद्देश्य यानी शासन का उद्देश्य क्या है। भाई शासन बस ऐसे ही गद्दी पे बैठने के लिए शासन है क्या। शासन का मतलब है भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, ये सारे जितने भी आदर्श हैं वो प्राप्त हों। तो सबसे पहला क्या था, न्याय। न्याय तीन प्रकार का, सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक न्याय। तो सवाल कैसे बनता है कि भाई हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। तो ये तीन प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है। कई बार हो सकता है क्रम भी पूछ लो, तो ये क्रम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में जितने भी लोग हैं किसी को ऊंचा नीचा ना समझा जाए, बल्कि सभी को एक समान स्टेटस के साथ समझा जाए, उनको सबको बराबर समझा जाए। दूसरा आर्थिक में वही हमने जो बताया कि जो भी आय की असमानता है उसको कम करना, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको कम करना। राजनीतिक न्याय, जितने भी भारत के नागरिक हैं जो 18 वर्ष के हो गए हैं और उनका मतदाता सूची में नाम है, सबको वोट डालने का अधिकार हो, और कोई भी किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का लोग हों, वो किसी भी राजनीतिक पद पर जा सकते हैं। तो ये न्याय होना चाहिए। तो ये तीन प्रकार के न्याय का वर्णन है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, तो प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र है, पांच प्रकार की। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये इसका क्रम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि भी हमारे प्रस्तावना में पांच प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उनका क्या क्रम है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये क्या है, विचार मनोवैज्ञानिक, यानी कोई भी व्यक्ति अपने मन में कुछ भी सोच सकता है। अब कल्पना करके देखो कि केवल विचार की स्वतंत्रता होती, अभिव्यक्ति की ना होती, तो ऐसे सोचने का क्या फायदा। फिर तो वो खाली बस यही सोचते कि सोचते रहो, क्या जाता है, सोचने में कौन सी जीएसटी लग रही है। तो यानी अगर अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है तभी विचारों की स्वतंत्रता का फायदा है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना हो तो विचारों को क्या मतलब है, फिर आएंगे और वो अंदर ही अंदर रह जाएंगे। तो यानी कोई व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। दूसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम आगे जब आर्टिकल 19 पढ़ेंगे तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी छूट के साथ नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। हम ऐसा कोई भी वक्तव्य दें जो भारत की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाए, हम ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। तो युक्ति युक्त रूप में, यानी कुछ बाउंडेशन के साथ हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। विश्वास, कोई व्यक्ति किसी भी विचारधारा को अपना सकता है। कोई गांधीवादी विचारधारा को अपना सकता है, कोई नेहरूवादी, कोई अम्बेडकरवादी, मतलब कोई भी किसी विचारधारा को अपना सकता है। देखो तो सही, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सपने देखे थे, क्या उनकी सोच थी। भले ही आज हम कहीं मतलब आदर्श रूप को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, अलग अलग धर्म, जाति, समुदायों में बट कर रह गए हैं, लेकिन हमारे संविधान के निर्माताओं की सोच तो देखो, वो क्या सोचते थे। यानी सभी धर्मों के लोग एक साथ रहें। विश्वास, धर्म, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी।
तो ये सैद्धांतिक रूप में होता है कि भाई किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन फिर व्यवहारिक रूप क्या होता है? उसकी उपासना करना, यानी उसका आचरण करना। कोई व्यक्ति हिंदू है तो वो जो भी हिंदू रीति रिवाज है उनको फॉलो कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई मुस्लिम व्यक्ति है, वो उनके जो भी रीति रिवाज है उनका आचरण या उनका अनुसरण कर सकता है। ये होगी उपासना। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता। समता कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा की समता, प्रतिष्ठा स्टेटस, और अवसर की समता। अवसर की समता यानी दो प्रकार की समता का जिक्र किया गया। प्रतिष्ठा की समता, किसी व्यक्ति को ये ना सोचा जाए ये उस जाति का है तो ये बड़े हैं, या उस जाति का है तो ये छोटे हैं, या ये इस धर्म का है तो ये बड़ा है। इस तरह का कोई भी भेदभाव ना किया जाए, बल्कि सबको एक समान समझा जाए। कोई व्यक्ति किसी अमुक जाति से है तो वो अपने आप को कोई तोप ना समझे। कोई व्यक्ति दूसरे का है, दूसरी कास्ट का है, तो वो अपने आप को हीन न समझे, बल्कि सभी जाति धर्म के लोग, समुदाय के लोग, संविधान सबको एक स्तर में रखता है, सबको बराबर समझता है। ठीक है, ये होगी प्रतिष्ठा की समता। दूसरा अवसर की समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकसित होने के उसको पर्याप्त साधन उपलब्ध किए जाएं। अवसर की समता। अब आप कहोगे कि भाई सरकार तो आरक्षण की व्यवस्था करती है, वो क्या है, वो तो फिर अफसर की क्षमता के विरुद्ध है। ऐसा नहीं है, अभी आर्टिकल जब 16 आएगा हम विस्तार से पढ़ेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है आपका नजरिया जो पहले था वो ना रहे। अफसर की क्षमता। दूसरा है, और उद्देश्य क्या है? बंधुता। बंधुता कैसी? जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाए। तो पहले हम एकता और अखंडता को देख लेते हैं। एकता और अखंडता। एकता यानी हमारे जितने भी देश के लोग हैं उनमें एक होने की भावना हो। उनमें ऐसा ना हो कि वो धर्म, जाति, क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग बटे हुए हों, बल्कि एक ऐसी फीलिंग आए कि हम भारतीय, जाति धर्म से ऊपर उठ के हम सोचें कि हम सब लोग भारतीय हैं। यानी जितने भी लोग हैं उनमें एक होने की भावना, तो इसको बोलते हैं हम एकता, यूनिटी। अखंडता, इंटेग्रिटी, यानी भारत का कोई भी क्षेत्र या भूभाग उससे अलग ना हो, इसे बोलते हैं हम अखंडता। अखंडता कब मजबूत होगी? जब एकता मजबूत होगी। भाई जब हम हमारे देश के लोग, जाति, धर्म, क्षेत्र इनमें बढ़ जाएंगे तो कोई भी भारी शक्ति उसका मिसयूज कर सकती है ना। तो भाई हम ऑलरेडी इतने बार डिवाइड हो चुके हैं, अंग्रेजों ने सबको खूब पीटा था, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सबको याद ही होगा। फिर भी पता नहीं हम इतनी जगह बढ़ जाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। अरे चलो कुछ सोच होती हैं वो अपनी जगह ठीक होती हैं, लेकिन मतलब फिर आप केवल उसी नजरिए से क्यों सोचते हो कि हम अमुक जाति के, हम अमुक जाति के? यार कभी ये भी तो फीलिंग लिया करो, हम भारतीय। तो जब एकता मजबूत होगी तभी तो अखंडता मजबूत होगी। तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना है और ये है भौगोलिक, यानी भारत का कोई भी भाग और क्षेत्र उससे अलग ना हो। और लास्ट पॉइंट बचा बंधुता, यानी ये समुदाय के रूप में एकता है, और बंधुता मतलब व्यक्तिगत रूप में लोगों के बीच में भाईचारे की भावना विकसित हो। तो ये हमने पढ़ा संविधान की प्रस्तावना, यानी पूरा निचोड़ है हमारे संविधान का। तो हमने जितने भी पॉइंट है सारे कवर कर लिए ना। देखो, शासन का स्रोत बता दिया, शासन का स्वरूप ये सारे डिस्कस कर दिए। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? न्याय प्राप्त करना, भारत के समस्त नागरिकों को न्याय प्रदान करना। स्वतंत्रता, समता, बंधुता। बंधुता कैसी? जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा दे। तो ये हमने सारे मुख्य मुख्य पॉइंट देख लिए।
अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुख्य चीजें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब है नॉन इन्फोर्सिएबल, यानी अगर सरकार प्रस्तावना के जो भी आदर्श हैं उनको लागू नहीं करती तो हम इस बात को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी ये बात योग्य नहीं है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर सरकार प्रस्तावना के जो भी आदर्श हैं अगर उनको लागू नहीं कर पाती, नहीं फॉलो कर पाती, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता, यानी ये अपरिवर्तनीय है, नॉन इनफोर्सिएबल है। तो कुछ लोग इसी बात को बेस बनाकर संविधान की प्रस्तावना की आलोचना करते हैं कि ये दंत विहीन व्याघ्र की तरह है, यानी एक ऐसा व्याघ्र जो शिकार नहीं कर सकता, या मतलब दंत विहीन, जिसके दांत नहीं है, तो इससे इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा, अब लगातार ये बात मतलब उठ रही थी कि अभी जो प्रस्तावना है क्या वो भारत के संविधान का भाग है क्या। तो बेरोबारी केस आया है 1960 में, तो उन्होंने ये बोला था कि अभी जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर केशवानंद भारती बाद आया 1973, उसमें ये बात बोली गई कि भी प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। बेरोबारी केस 1960 ये पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है, संशोधनीय नहीं है। एक बाद आया था केशवानंद भारती, केशवानंद केशवानंद भारती बाद, भारती बाद या केस, इसमें क्या बात रखी गई थी, प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें बोला था कि प्रस्तावना संशोधनीय है। तो यहां से सवाल किस तरह से बनता है, फिर किस बाद में माना गया कि भी प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरुवारी केस 1960 में बोला गया था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन केशवानंद भारती बाद इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसमें एक पॉइंट और रखा गया कि भी प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन, मतलब संसद को यह राइट है तो प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचे क्या हैं, जो अभी हमने शासन का स्वरूप बताया है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य और हमारे मौलिक अधिकार वगैरह, ये क्या है, मूल सिद्धांत हैं या मूल ढांचा है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बाकी जो संसद है, हमारी संसद को जो संविधान में संशोधन का अधिकार है, वो प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे में नहीं करेगी। तो ये बात हुई थी। ये दो केस मुख्य हैं, इसमें ही डिसाइड हुआ था कि अभी संशोधन होगा नहीं होगा। के एम मुंशी ने
प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री कहा। जन्म पत्री कहा यानी जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के जन्म पत्री से उसके भविष्य के भावी भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार से प्रस्तावना क्या है? संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है। यानी प्रस्तावना से ही हम भविष्य के भारत के अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य का भारत कैसा होगा। तो ये कथन दिए जाते हैं कि ये कथन किसका है? कि प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्म पत्री है। तो ये कथन किसका है? के.एम. मुंशी का। नाना पालकीवाला, नाना पालकीवाला पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। परिचय पत्र कहा। तो ये कथन भी आया हुआ है एसआई के एग्जाम में कि भी किसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया। तो किसके द्वारा कहा गया? नाना पालकीवाला के द्वारा। एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे, अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक। उन्होंने प्रस्तावना को प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान का की कुंजी, और ब्रैकेट में लिख लेना ध्यान से की नोट, क्योंकि की नोट ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है। की नोट कहा। की नोट कहा अंग्रेज राजनीतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, अंग्रेज। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, ये की नोट कहा। ठीक है, ये कथन बहुत आते हैं एग्जाम में। दूसरा है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा कहा। तो कथन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो किसके द्वारा कहा गया? ठाकुरदास भार्गव। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर। गजेंद्र गढ़कर, इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को, संविधान निर्माताओं के
के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, को समझने की कुंजी है। कई बार ये कथन ऐसे भी दे दिया जाता है कि भी किसके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, और या संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। भाई जिस प्रकार कुंजी होती है, कुंजी के द्वारा यानी चाबी के द्वारा ही तो ताला खुलता है, ताला खुलता है तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। तो के एम मुंशी के द्वारा राजनीतिक जन्म पत्री कहा, यानी जन्म पत्री के द्वारा जिस प्रकार किसी व्यक्ति के भावी भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार से प्रस्तावना के माध्यम से भारत के भावी भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। नाना पालकीवाला जी ने कहा कि संविधान का परिचय पत्र कौन है? प्रस्तावना। यानी जैसे किसी व्यक्ति का परिचय पत्र होता है, उससे पता चलता है कि व्यक्ति क्या, कहाँ से क्या क्या चीजें हैं, क्या एजुकेशन है, क्या नाम वगैरह है, तो ये सारी चीजें परिचय पत्र से पता चलती है। तो हमारे प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और कुंजी, इन्होंने भी कुंजी वर्ड यूज किया है, की नोट, यानी संविधान को समझने की एक चाबी है हमारी प्रस्तावना। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, यानी जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार अगर प्रस्तावना के आदर्श ना हो तो संविधान का भी कोई औचित्य नहीं है, संविधान का भी कोई महत्व नहीं है। गजेंद्र गडकरी जी ने बोला है कि प्रस्तावना संविधान निर्माता, यानी संविधान निर्माता भारत के भविष्य, यानी भविष्य के भारत के बारे में क्या सोच रहे थे, उनके मस्तिष्क को समझने की कोई कुंजी है तो वो प्रस्तावना है। यानी हम प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ें तो हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारे संविधान निर्माता क्या चाहते थे, उनके मस्तिष्क में क्या बातें चल रही थी। तो ये पॉइंट हो गए। एक सबसे मुख्य प्रश्न पूछा जाता है, जो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, यानी अभी तक हमारी प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। संशोधन हुआ है कब? 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। 1976। इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था। यानी कि ये 3 शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये हमने आज की ये अपनी चीजें देखी प्रस्तावना से संबंधित। अब बताओ, जितने भी इसमें शब्दों का जिक्र किया गया है उसमें किसी को कोई डाउट? भाई हमने बताया कि हम भारत के लोग, यानी शासन का स्रोत कौन है? भारत की जनता। यह संविधान का स्रोत कौन है? भारत की जनता। ये दोनों तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई शासन का स्वरूप कैसा होना, हमारे भारत के शासन का स्वरूप कैसा है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य, और उसके समस्त नागरिकों को न्याय, हमने तीनों न्याय के बता दिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 5 स्वतंत्रता के बारे में बता दिया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, बंधुता कैसी, जो एकता और अखंडता को बढ़ावा दे, और संविधान के लागू करने की तिथि।
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। जितने भी सवाल आज की क्लास में कवर करवाए हैं प्रस्तावना में, इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो साथियों, जो जो चीज हमने नोट करवाई है आप उसको पेन डाउन करें, उसका रिवीजन करें, और जल्दी ही जैसे एक दो टॉपिक हमारे फिनिश होंगे हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना जो भी आज नोट किया है उसका रिवीजन करें, और जो पहले जो क्लास हो चुकी हैं उनका भी संडे में रिवीजन करें आप। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।